नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बाल विकास और अध्यापन कला के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये हमारे मॉक टेस्ट का 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने और 6 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर उसे ज़रूर देखें। तो चले हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण सभी वर्गों के छात्रों को एक साथ बैठने की अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं या समूह में पढ़ते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर स्वयं ही पढ़ते हैं। अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष है। ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन पहला, माता पिता को शिक्षक में विश्वास दिखाना चाहिए और उनके साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसके हल के बारे में हम सब थोड़ा सा विचार करेंगे। लोकतांत्रिक कक्षा छात्रों को समूह चर्चा, स्वाध्याय, वाद विवाद, विषय संबंधित या अन्य विषयों पर गतिविधियां करने की अनुमति देता है। यदि अभिभावक को यह पसंद नहीं है तो उन्हें शिक्षक में विश्वास दिखाना चाहिए और उनके साथ सामंजस्य पर चर्चा करनी चाहिए। इससे शिक्षक और अभिभावक का दृष्टिकोण समझ आएगा और वह उनके हल करके उपयुक्त शिक्षण रणनीति लागू करने में सहायक होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन चौथा, आत्ममूल्यांकन के कौशल को परिमाणित करना। आत्ममूल्यांकन के कौशल को परिमाणित करना दिए गए अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है क्योंकि यह आत्ममूल्यांकन का एक प्रकार है तथा 3 अन्य विकल्प शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि बाल विकास और अध्यापन कला को हम उत्तर के साथ साथ उसके जो सही विकल्प होते हैं उस पर चर्चा भी करते हैं ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगला प्रश्न है, गणित में कमजोर छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा, नैदानिक परीक्षण से। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का पिता किसे कहा गया है? ऑप्शन चौथा, जॉन डेवी। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। इनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा काम करके सीखने की जरूरत पर जोर देती है। आपने यहाँ जाना प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? तो प्रगतिशील शिक्षा काम करके सीखने की जरूरत पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्रों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? ऑप्शन तीसरा, रचना। उच्च बुद्धिमत्ता के स्तर पर नेतृत्व क्षमता, उच्च उपलब्धि क्षमता और कलात्मक आदि एक प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण है। इस प्रकार एक प्रतिभाशाली बच्चे स्मरण, समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता में अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न है, त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन पहला, केवल अपने बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विकास का एक सिद्धांत है? 2 ऑप्शन। अन्य 2 ऑप्शन है, यह असत प्रक्रिया है। अन्य 2 ऑप्शन को भी आप सभी देखेंगे। पहला ऑप्शन सही है, सभी की विकास दर सामान्य नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला, समायोजन। समायोजन शब्द जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है।
पियाजे के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति नई जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा बदलना करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपाती व्यवहारों का बोधात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, विकास डैश से डैश की ओर होता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यह एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, वातावरण आदि से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट के साथ लिखने की क्षमता में कमी निम्नलिखित में से किसका एक लक्षण है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन चौथा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बच्चे के लेखन कौशल से संबंधित असमर्था है। बच्चों द्वारा रेखा तथा हाशिए का सही तरीके से उपयोग न कर पाना इनका एक प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को। ऑप्शन पहला, अधिगम के विविध अनुभवों को अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। ऑप्शन तीसरा, संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य बाल्यावस्था के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन चौथा, सामाजिक जिम्मेदारी को हासिल करना। अगला प्रश्न है, राम ने हाथ से खाना खाना सीख लिया। जब उसे सब्जी के साथ चपाती दी जाती है तो वह सब्जी के साथ चपाती का एक टुकड़ा तोड़कर खाना शुरू करती है। हम कह सकते हैं कि वह एक डैश स्कीमा के अंतर्गत खाना खा रही है। ऑप्शन 15। ऑप्शन तीसरा, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन तीसरा, आत्मसात। अगला प्रश्न है, डैश स्कूल खोलने के मैदान और पड़ोस में होता है, जहां एक बच्चा प्रत्येक स्थिति में एक उचित तरीके से कैसे व्यवहार करना सीखता है। ऑप्शन दूसरा, माध्यमिक समाजीकरण में समाज प्रयुक्त व्यवहार की सीखने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। ऑप्शन चौथा, मचान सिद्धांत या सहयोग सिद्धांत, दोनों कह सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मचान सिद्धांत एक तकनीक की भांति कार्य करती है। इसके अंतर्गत वयस्कों द्वारा बच्चे के सीखने में सहयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलाबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बच्चों को वाइगोत्स्की द्वारा स्थापित नैतिक सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18। ऑप्शन दूसरा, पूर्व परंपरागत स्तर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का मिलान उनके विशिष्ट क्षेत्र के साथ सही ढंग से किया गया है। ऑप्शन चौथा, दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने में सहायता कर सकता है, इसका निर्धारण कीजिए विश्लेषण। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए निम्न में से किसके प्रति सावधान रहना चाहिए। ऑप्शन पहला, विभिन्न तरीकों का उपयोग कर छात्रों के अधिगम की शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में सीखने के बारे में जानकारी एकत्र करना। अगला प्रश्न है, डैश को छोड़कर अधिगम अक्षमता निम्न में से सभी के कारणों से हो सकती है। ऑप्शन चौथा, सांस्कृतिक कारण। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन पहला, सामाजिक अनुभव।
अगला प्रश्न है, मानव विकास कई क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। अगला प्रश्न है, प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन से संबंधित तत्व है। ऑप्शन पहला प्रतिभा। प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन जैसे तत्व प्रतिभा के साथ जुड़े हैं। प्रतिभा बच्चों में वृद्धि का एक उच्च स्तर होता है। अगला प्रश्न है, स्कूल आधारित मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा, सभी छात्रों के समग्र विकास को निश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षकों द्वारा बनाए परीक्षणों का प्रयोग करके वंचित छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किसे पसंद किया जा सकता है? ऑप्शन दूसरा, मानकीकृत परीक्षण वंचित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्हें कहने के लिए उपयुक्त होगा? ऑप्शन तीसरा, मोहन आप अपनी बैसाखी का उपयोग खेल के मैदान में जाने के लिए क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन तीसरा, पृथक्करण। अगला प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल। ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों के क्षमताओं की परवाह किए बिना छात्र के अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।